स्टूडेंट्स, आपने पार्क्स में अक्सर ये फील किया होगा झूला लेते हुए, खासकर वो झूला जिसे आप आसमानी झूला कहते हैं कि ऊपर जाते हुए हमें अपना वेट ज्यादा फील होता है और हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हमने खाया है ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह जब झूला नीचे की तरफ आ रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट कम हो गया है और जो कुछ हमने खाया ये बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा वेट कम या ज्यादा हो सकता है? देखें, रियल वेट तो कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकता इस तरह की सिचुएशन में। हां, जाहरी वेट जिसे हम अपेरेंट वेट कहते हैं उसमें इजाफा या कमी हो सकती है कुछ खास कंडीशंस में। यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 11 पढ़ेंगे जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है रियल एंड अपेरेंट वेट। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। एक छोटी सी और एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है। इमेजिन करें कि मेरे पास कोई वेट है और मैं एक एलिवेटर यानी लिफ्ट में खड़ा हूं। अब ये लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है या ये लिफ्ट रुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट उठाने में कोई खास दुश्वारी नहीं हो रही। बस मैं क्या कर रहा हूं, जितना इसका रियल वेट डाउनवर्ड है मैं उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाकर इसको होल्ड किए हुए हूं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर ये लिफ्ट जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगी जैसे इस वक्त कर रही है, तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है इस वेट को होल्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे इसको होल्ड करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू हो जाए तो मैं बड़ा रिलैक्स हो गया हूं। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए यानी इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए थोड़ी फोर्स लगानी पड़ रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे लिहाज से इस ऑब्जेक्ट का वेट कम हो गया है। अब ये वाला जो वेट है इसे भी अपेरेंट वेट ही कहेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कैसे करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कैसे किया जाता है, हम रियल वेट को डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको अर्थ का एक ग्लोब नजर आ रहा है। हम अर्थ के ऊपर जैसे हम खड़े हैं ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर हमने रखा हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं, और इसी फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर ये ऑब्जेक्ट इस वक्त पड़ा हुआ है। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसी फोर्स को इस ऑब्जेक्ट का रियल वेट कहेंगे। सो रियल वेट को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट रियल वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ attracts a body towards its center। यही है ऑब्जेक्ट का रियल वेट। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस वेट को मेजर कैसे करते हैं। इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम इनमें से एक मेथड देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लैब में भी आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से सस्पेंड कर दिया है। अब आप गौर करें, जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया, स्प्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव आया यानी एक्सटेंशन आई, और साथ ही साथ वो जो पॉइंटर है वो भी थोड़ा सा नीचे आ गया। पॉइंटर जितना नीचे आएगा, इस के नीचे आने से यहां जो भी पॉइंट हमें नजर आ रहा है यही है इस ऑब्जेक्ट का वेट। अब अगर ये पॉइंटर थोड़ा सा ऊपर होगा
तो जाहिर बात है वेट कम होगा। अगर पॉइंटर नीचे होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि स्प्रिंग में खिंचाव यानी एक्सटेंशन, यानी स्प्रिंग में इस वक्त टेंशन की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए अपेरेंट वेट, या फिलहाल मैं इसे वेट ही कह देता हूं, इसका वेट ज्यादा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां एक बच्चा है जो आपको ठीक से वेट मेजर नहीं करने दे रहा। वो क्या करता है, वो इस मैस को नीचे से थोड़ा सा होल्ड कर लेता है, यानी इस मैस को अपने वेट के ऊपर लटकने नहीं दे रहा, यानी सस्पेंड नहीं होने दे रहा, उसने थोड़ा सा होल्ड कर लिया। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये पॉइंटर अपनी इस पोजीशन से, जो इसकी रियल वेट वाली पोजीशन थी, उससे थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब जारी बात है ये भी तो वेट की रीडिंग आ रही है, इस वेट को हम क्या बोलेंगे, अपेरेंट वेट। इसी तरह अगर वही बच्चा इस मैस को या इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे पुल कर लेता है तो फिर क्या होगा, फिर ये पॉइंटर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, हम क्या कहेंगे कि वेट इंक्रीज हो गया है। अब ये भी रियल वेट तो नहीं है, जाहिर बात है ये जाहरी वेट है। रियल वेट तो वो है जिस फोर्स के साथ इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ये तो जाहरी वेट है, क्योंकि इसमें इस बच्चे ने रीडिंग्स को खराब किया है। यही जाहरी वेट जो है, इसको हमने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करना है कि कब ये जाहरी वेट रियल वेट के इक्वल होगा, कब ये जाहरी वेट रियल वेट से कम होगा, और कब ये जाहरी वेट रियल वेट से ज्यादा हो सकता है। अब मैं अपेरेंट वेट को एक दफा डिफाइन कर लेता हूं, उसके बाद हम कुछ केसेस में अपेरेंट और रियल वेट का आपस में रिलेशन देखने वाले हैं। देखें, अपेरेंट वेट क्या है, मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। इसको डिफाइन करने का एक और भी तरीका है जो मैं इस लेक्चर के एंड पे आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर लेता हूं, द वेट इज मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट, जैसे यहां पर स्प्रिंग बैलेंस था, एंड इट्स वैल्यू कैन बी greater or less than the real weight of object, and it depends upon the motion या the situation on which this instrument is present। यानी ये इंस्ट्रूमेंट जिस सिचुएशन में प्रेजेंट है, जैसे यहां पर बच्चा था जो इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़खानी कर रहा था, इसी तरह कुछ और भी सिचुएशंस हो सकती हैं जो मैं आगे चल के एग्जांपल में बताऊंगा। यानी मैं कह सकता हूं कि अपेरेंट वेट वो है जो हम बजाहिर मेजर कर रहे होते हैं, और ये वेट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और ये रियल वेट के इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है। अब जरा क्विकली हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, और एक्सप्लेनेशन में मेरे पास एक एग्जांपल है, वही एलिवेटर वाली जो मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपको खुद एलिवेटर में बैठ के दिखा रहा था। अब मैं यहां सामने एक एलिवेटर इमेजिन कर रहा हूं। इस एलिवेटर के छत पे एक सस्पेंड हमने किया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस, और उस स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने एक मैस को लटका दिया, और केस है हमारे पास केस वन। केस वन की हेडिंग हम लिख लेते हैं कि ये जो एलिवेटर है, यानी ये सारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ये सारा सिस्टम, अच्छा साथ ही सॉरी एक चीज मैं भूल गया, एलिवेटर के अंदर हम एक ऑब्जर्वर भी खड़ा कर देते हैं जो उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग मेजर कर रहा होगा। अब जो भी हम बातें कर रहे हैं वो हम इसी ऑब्जर्वर के लिहाज से कर रहे हैं। ओके, अब सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं केस वन में, दैट एलिवेटर इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जारी बात है इसकी मोशन किस तरह हो सकती है, या तो अपवर्ड हो सकती है या डाउनवर्ड हो सकती है। अब मुझे एक बात बताएं, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, यहां पर हेडिंग लिखी है, इसका मतलब क्या है। देखें, रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सिंपल मतलब क्या है कि इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन जीरो है। अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अब जरा सोचें, इस मैस के ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो है इसका रियल वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इसको मैं mg से जाहिर कर लेता हूं, इसको मैं w भी कह सकता हूं, mg भी कह सकता हूं। और एक दूसरी भी फोर्स है जो इस स्प्रिंग के ऊपर इस
रियल वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ लग रही है, जिसको मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता रहा था कि एक टेंशन की फोर्स होती है जो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देती है। तो यहां भी ऐसा ही होगा, यहां स्प्रिंग में एक स्ट्रेचिंग पैदा हुई और एक टेंशन की फोर्स डेवलप हो गई। उस टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। और सिंपल सी बात है, जितनी स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी उतनी ही टेंशन की फोर्स ज्यादा होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और उतनी ही रीडिंग ज्यादा आएगी। और रीडिंग से क्या मुराद है? जाहरी वेट जो ये ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन है यही असल में अपेरेंट वेट है, और रियल वेट क्या है? जो इस वक्त डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg। अब सिंपल सी सिचुएशन है, और वो क्या कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब है नेट फोर्स जीरो है। लेकिन सबसे पहले हम नेट फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेट फोर्स या एफ नेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? ऐसा करते हैं, दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, टेंशन की फोर्स अपवर्ड है, वेट की फोर्स डाउनवर्ड है, तो मैं ऐसा करता हूं T माइनस mg लिख लेता हूं। mg क्या है? जो रियल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। T क्या है? टेंशन जो अपवर्ड लग रही है। अब सिंपल सी बात है, वो जो नेट फोर्स है उसको अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक लिखूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? जाहिर बात है, इस ऑब्जेक्ट के मास और इसके अंदर पैदा होने वाले एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। यानी नेट फोर्स की जगह ma आ गया। ma इज इक्वल टू T माइनस mg। अब हमने इसकी हेडिंग में ही डिफाइन कर दिया था, डिस्क्राइब कर दिया था कि इस सिस्टम का, हेंस इस मैस का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। यानी इस पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ए की जगह जीरो लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ गया। यहां से जो डब्ल्यू है इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से टी और सॉरी डब्ल्यू कह रहा था mg, इस तरह से टी और mg आपस में बराबर आ गए। मतलब क्या हुआ? टी क्या था? टी था जाहरी वेट जो इस वक्त ये ऑब्जर्वर देख रहा है, और mg क्या है? रियल वेट। हम कह सकते हैं कि जब ये एलिवेटर रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो उसके अंदर जो मास हमने सस्पेंड किया हुआ है एक स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, इस मास का अपेरेंट और रियल वेट आपस में बिल्कुल बराबर आएंगे। अब हम चलते हैं क्विकली केस 2 की तरफ। केस 2 पता क्या है? वो जो मैं शुरू में एग्जांपल दे रहा था ना कि एलिवेटर ऊपर जा रही है और मुझे चीज को होल्ड करने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। केस 2 यही है। हमने क्या करना है केस 2 में? इस एलिवेटर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवा देना है। तो हेडिंग हम लिख लेते हैं, व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a। अब एलिवेटर के अंदर जनाब एक्सेलरेशन आ गया है, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। अब जरा सोचें, इस ऑब्जेक्ट का जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ था, इसका कोई ना कोई इनर्शिया था। ये ऑब्जेक्ट इसी जगह पे रहने की कोशिश कर रहा था। इनर्शिया की यही प्रॉपर्टी, इनर्शिया यही प्रॉपर्टी होती है ना जो ऑब्जेक्ट को अपनी हालत बरकरार रखने पे मजबूर करती है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट यहीं रहना चाहेगा, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ, तो आप गौर करें ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसके अंदर जो स्प्रिंग है उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। यानी दूसरे अल्फाज में ये जो पॉइंटर है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और टेंशन जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रही थी उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस 2 में अपवर्ड फोर्स यानी टेंशन रियल वेट यानी mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है उससे ज्यादा हो जाएगी। यानी टेंशन mg से ज्यादा हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि अपेरेंट वेट यानी इस टेंशन की वैल्यू रियल वेट यानी mg से ज्यादा हो चुकी है। और साथ ही साथ आप ऊपर की तरफ एरो लगाकर इस मैस का कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी दिखा सकते हैं जो आपको इस वक्त नजर भी आ रहा है। सो ए की डायरेक्शन किस तरफ है? अपवर्ड। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है तो सोच के बताएं, वो वाली नेट फोर्स जिस नेट फोर्स की वजह से ये मैस ऊपर की तरफ जा रहा है
उसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड ही होगी, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है अब अगर मैं नेट फोर्स का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो वो किसके इक्वल आएगा? एफ नेट इज इक्वल टू, बड़ी फोर्स कौन सी है? टेंशन की फोर्स। छोटी फोर्स कौन सी है? वेट यानी mg, जो रियल वेट था। तो अब मैं t में से mg को माइनस कर दूंगा, t माइनस mg। अब अगर मैंने T का फॉर्मूला बनाना है यानी अपेरेंट वेट का फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस mg को दूसरी तरफ ले जाऊंगा और साथ ही साथ नेट फोर्स की जगह पर ma लिख दिया न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके। तो मेरे पास टेंशन का फॉर्मूला क्या आ गया? ma प्लस mg, या तरतीब सही करके लिख लेते हैं mg प्लस ma। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि टेंशन की वैल्यू mg से यानी रियल वेट से कितनी ज्यादा हो चुकी है? ma फैक्टर ज्यादा हो चुकी है। मैं कह सकता हूं कि इस सेकंड केस में अपेरेंट वेट यानी टेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रियल वेट बाय एन अमाउंट। कितना? ma। यही एक एमसीक्यू भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं जल्दी से मूव करने लगा हूं केस 3 की तरफ। केस 3 क्या है? केस 3 में अब हमने थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करना है और वो ये कि अब मैं एलिवेटर को नीचे एक्सेलरेट करवाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश नहीं करूंगा, हम बटन प्रेस करेंगे, वो खुद ही नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगी। तो फर्स्ट कर लें, थर्ड केस में एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। अब जरा गौर करें, एक्सेलरेशन अभी भी है लेकिन अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। केस 2 में एक्सेलरेशन अपवर्ड था, अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो अब क्या होगा? जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बता रहा था कि जब एलिवेटर नीचे जा रही थी तो वो उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए मुझे बड़ी थोड़ी फोर्स लगानी पड़ रही थी, मुझे बड़ा आराम से मैं उसको होल्ड कर पा रहा था। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। होगा क्या? देखें, इसी इनर्शिया की वजह से मैस इधर ही रहना चाहेगा जो हमने सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन जैसे ही सारा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसके अंदर जो स्प्रिंग हमने सस्पेंड किया हुआ है उसमें थोड़ी सी कंप्रेशन आ जाएगी, यानी मैं कह सकता हूं कि उसकी एक्सटेंशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू कम हो गई है। टेंशन कौन सी फोर्स है? जो ऊपर की तरफ लग रही थी। और mg यानी रियल वेट किस तरफ लग रहा था? नीचे की तरफ। अब टेंशन यानी अपेरेंट वेट की वैल्यू कम हो चुकी है और यही चीज ये बंदा हैरानी में ऑब्जर्व कर रहा है कि अब पॉइंटर थोड़ी रीडिंग दे रहा है, राइट? इसका मतलब यह हुआ कि अब टेंशन कम है यानी अपेरेंट वेट कम है। मैं साइड पे बॉक्स में यह भी लिख देता हूं, T इज लेस देन mg इन दिस केस। अब नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? देखें, बड़ी फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है नेट फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। तो बड़ी आसानी से हम नेट फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब बड़ी फोर्स कौन सी है? mg। तो अब मैं mg में से t को माइनस कर लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा? mg माइनस t, लेफ्ट हैंड साइड पे f नेट आ गया, f नेट की जगह हमने ma लिख दिया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने t को उधर मूव कर दिया, वो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ma को इधर मूव कर दिया, वो इधर आके नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से t का फॉर्मूला हमारे पास बन गया mg माइनस ma। ये वाली इक्वेशन भी हमें वही बात बता रही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि अपेरेंट वेट यानी टेंशन की वैल्यू कम हो गई है। कितनी? mg से कितनी कम हो गई है? ma फैक्टर कम हो गई है। ये भी एक छोटा सा एमसीक्यू आता है। अब मैं जल्दी से मूव करने लगा हूं केस 4 की तरफ। केस 4 फर्ज कर ले, केस 4 जो है फर्ज करें कि ये जो एलिवेटर है ना, इसकी जो सस्पेंशन कॉर्ड है वो ब्रेक हो जाती है। अब क्या होगा? ये एलिवेटर बड़े मजे से फ्रीली फॉल करना शुरू कर देगी। तो केस 4 यही है कि एलिवेटर ने अब नीचे की तरफ फ्री फॉल करना शुरू कर दी है। इफ एलिवेटर फॉल्स फ्रीली, यही है केस 4। तो मुझे एक बात बताएं, जब कोई भी सिस्टम फ्रीली फॉल कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? सिंपल सी बात है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो यहां भी ऐसा ही होगा। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इसी केस 3 वाले फॉर्मूला में a की जगह
g पुट कर देना है। तो क्या होगा, देखें t इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए था, a की जगह g पुट कर दिया तो mg माइनस mg हो गया। mg में से mg को माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब है t का आंसर क्या आ जाएगा 0। और असल में ऐसा ही होगा, ये ऑब्जर्वर इसीलिए हैरान हो रहा है कि इसने जब पॉइंटर की तरफ देखा तो वो 0 पे आ चुका है, अपेरेंट वेट 0 हो चुका है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस एलिवेटर में होता और एलिवेटर की कॉर्ड टूट जाती तो जिस वेट को मैंने उठाया हुआ था इसको होल्ड करने के लिए, यानी इसे नीचे गिरने से बचाने के लिए मुझे कोई भी फोर्स ना लगानी पड़ती। इसका मतलब है इसका अपेरेंट वेट क्या हो गया 0। इसी सिचुएशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। और हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त वेटलेस हो चुका है क्योंकि इसका अपेरेंट वेट यानी t 0 हो चुका है। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। इसका मतलब यह हुआ कि हर ऐसा सिस्टम यानी हर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फ्री फॉल कर रहा होगा उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका जाहरी वेट यानी अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए यानी नीचे गिरने से बचाने के लिए जो ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ती है वो बिल्कुल भी नहीं लगानी पड़ेगी। हम कह सकते हैं कि उसका अपेरेंट वेट 0 हो चुका है। तो मैं अपेरेंट वेट को बड़ी ही आसानी से इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं कि यह असल में वो वाली फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से बचाने के लिए रिक्वायर्ड है और इस वेट की वैल्यू उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है और उस फोर्स के बराबर होती है। जैसे केस 4 में मुझे इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ रही थी ना, इसका मतलब है मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाई, तो इसका अपेरेंट वेट जिसकी वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो भी कितनी हो गई 0। यही था आज का आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।